इसको आगे बढ़ाएं। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहाँ पावर में आनी है भाई? जी, डीएमके का सवाल ही नहीं है, वो तो इसीलिए ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है जी। और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? अमित जी, थोड़ी सी बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहाँ पे कि मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस रहा है। पिछले 2-3 महीनों से वहाँ बहुत बार गए हैं। आप लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उनमें से मतलब वाकई एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को एक अलग देश होना चाहिए। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो सच अर्थ में राहुल जी को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने उस नेता के बयान से कन्नी नहीं काटी। देश की जनता तो मान रही है, कांग्रेस का पॉलिसी है कि इस देश का 2 टुकड़ा होना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जी। मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, कांग्रेस दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? चुनाव जीतने के लिए 2 देश बनाने की बात कर रहे हैं। और क्या होगा इस पार्टी को? इतनी पुरानी पार्टी, आजादी का आंदोलन करने वाली पार्टी, वो इस बयान से कन्नी नहीं काटती है, इनको नोटिस नहीं देती है और फिर से टिकट दे दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा चुनावों में। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी सीटें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एडिशनल 70 सीटें कहाँ से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने, राहुल जी, मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहाँ से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूँ, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप और उम्मीद देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में आपके ढेर सारे स्पेस है जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, हम तमिलनाडु केरल में बढ़ सकते हैं, ढेर सारी जगह है, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई, मैं आपको कहता हूँ, आप पिसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू। आप 370 गिन लेना, मैं उस दिन आपके शो पर आऊँगा और बताऊँगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है। इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारी पार्टी पर है। वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप
उड़ीसा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं साथ में है, अलग अलग लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे। पांडियन जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि हम उड़ीसा में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। उड़ीसा की जनता का मोदी जी के प्रति जो प्यार है वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी और चुनावी पंडितों की गिनती से कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। उड़ीसा में सरकार बनाने की हालत में हैं आप लोग? कुछ भी हो सकता है, पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है तो स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे, अकेले जाएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। पांडियन जी ने एक अच्छी अजीब सी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए सेंटर में बीजेपी को बीजेडी की जरूरत नहीं है और स्टेट में बीजेडी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के आधार पर नहीं होता। हमें ढेर सारी पार्टियों ने ये पूरे 5 साल में राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे थे इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया है। चाहे 370 हो पहले, चाहे जीएसटी करना था, चाहे बॉन्ड हो, बॉन्ड भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था जी, उस वक्त नहीं किया था जी, मगर इश्यू बेस्ड समर्थन हमें ढेर सारी पार्टियों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है। जो मुद्दा देश हित में होता है इसका समर्थन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। 2 प्रदेश जहाँ पे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है बिहार और महाराष्ट्र। थोड़ा उस पर बात करूंगा। बिहार पे आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए। हम तो जहाँ थे वहीं ही थे जी, हम गंगा किनारे वो पलट थे, के वापस फिर आ हम गए। गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं। वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज़्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी हों। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं। हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं। विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया। यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं। तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर हम जा सकते हैं? 41 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजित पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते। वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो तब पार्टियां टूटती है। इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? 30 के आसपास आप क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है।